वेलकम बॉस, कैसे हो? मिशन जे पर जीत में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा वादा क्या था? मेरा वादा था ये जो जेई है ना, इस जेई पर ना आपकी जीत पक्की करा दूंगा। पर ये जीत हमें तब मिलेगी दोस्तों, जब आपके और हमारे बीच में एक ट्रस्ट होगा। दोस्तों, जब पढ़ने वाले को विश्वास होगा पढ़ाने वाले पर, और जब पढ़ाने वाले को विश्वास होगा पढ़ने वाले पर, तभी दोनों की जीत होती है। दोस्तों, इस सफर के थ्रू मैं चाहता हूँ इस सफर के जरिए आपकी भी जीत हो और मेरी भी जीत हो। मेरी जीत तब होगी जब आपकी जीत होगी, और जब हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तब हमारी जीत पक्की होगी। और आपकी जीत तब पक्की होगी जब जेई में ना आप क्रैक कर दोगे जेई एग्जाम और टॉप रैंक हासिल करोगे। हमारी यही पूरी कोशिश है दोस्तों। मेरा वादा है इस पूरे जेई के सफर में आपको हर एक मोड़ पर साथ आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ खड़े रहेंगे हर एक मोड पर। इनफैक्ट एग्जाम की एक रात पहले भी आपके सारे डाउट, सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व करा रहूंगा मैं। हर चीज, हर डाउट, हर स्टेप को ऐसे समझाऊंगा कि आपको रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ आपको पढ़ते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। टीचर पढ़ा रहा है, वो कर रहा है यूं यूं यूं, बच्चे को बेसिक ही नहीं पता। तो मैं जानता हूँ दोस्तों कि आपको जो टॉपिक्स आपको पढ़ाते वक्त कौन कौन से बेसिक्स को क्लियर करवाना है, मैं सब जानता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं भी आप लोगों से ही उठ के आया हूँ। मैं भी जानता हूँ आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, मैं भी उस प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ। आप जिस फेज से गुजर रहे हो उस फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ। आपके अंदर जो फीलिंग आ रही ना यार नहीं हो पा रहा, वो फीलिंग मेरे अंदर भी आ चुकी है। इसलिए मैं जानता हूँ, मैं रिलेटेबल हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए मैंने पूरी कोशिश रहेगी इस सफर के अंदर कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करूं जो आप पेड कोर्सेज करने लेके आते हो। समझ में आ रहा है? पेड कोर्स, बच्चे बोलते हैं कि इतने सारे महंगे महंगे पेड कोर्सेज हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है मेरे दोस्त कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरा वादा है आप जो पेड कोर्सेज खरीदते हो ना, उनसे ज्यादा आपको मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर एक चीज इतने डिटेल नोट पढ़ा दूंगा आपको। ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा सफर के अंदर जेई से जिसका पेपर बाहर आ जाए। ऐसी कोई चीज यहाँ पर ऐसी क्लियर, ऐसी हर चीज क्लियर होगी, हर चीज। इस सीरीज के थ्रू, इस सीरीज में जो पढ़ाऊंगा ना उसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आ जाओ। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है, इस सीरीज के अंदर मैं आपको एज ए बड़ा भाई और बड़ी बहन लूंगा, और आप मुझे एज ए छोटा भाई या छोटा मेंटोर लेना। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। पहला चैप्टर है सीरीज का वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैंने यही चैप्टर क्यों उठाया है? इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगले चैप्टर में भी काम आने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो अगले टॉपिक्स, ये अगले चैप्टर में आने वाले हैं। ये टॉपिक्स, इस चैप्टर के फॉर्मूले, टॉपिक, कीवर्ड्स अगले चैप्टर में आने वाले हैं। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर उठाया है पहले। इसलिए अपन इस वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर को मैं ना 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज पहले पार्ट में अपन वर्क डन का पूरा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आपने आज तक क्लास 9th 10th 11th जेई, इन सब तक आपने, इन सब के लिए आपने जो बेसिक पढ़े ना वर्क डन के, आज तक के सारे बेसिक वर्क डन के, वो सारे आज मैं इस वन शॉट के अंदर क्लियर करने वाला हूँ वर्क डन से रिलेटेड। आज अपन वर्क करेंगे। मैंने जैसे बता दिया आपको वर्क। फिर जब एनर्जी स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एनर्जी के एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिर जब पावर स्टार्ट करेंगे तो फिर पावर के एडवांस लेवल तक जाएंगे। वैसे ही आज अपन वर्क का बेसिक जानेंगे, फिर उसके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं आज। और मेरा वादा है रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, फील कराऊंगा। आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज को थिंकिंग, विजुअलाइज कराऊंगा आपकी नॉलेज को। आ जाओ। वर्क, एवरी पर्सन, एवरीबडी हैज डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। यानी वर्क डन के रिलेटेड सबके अपने अपने ओपिनियन है। एक लेबर के हिसाब से वर्क डन तब हो रहा है जब वो ईंटें या कट्टे उठा रहा है सीमेंट के, है ना। आपके हिसाब से वर्क डन तब हो रहा है जब आप मार्केट से सामान लेकर आए हो या आपने कोई भारी चीज उठाई, तो आपने आपके ओपिनियन से वर्क डन करा। एक पढ़ाकू बच्चे के ओपिनियन से उसने वर्क डन तब करा जब उसने पढ़ाई करी हो। तो सबके यार हिसाब से वर्क डन अलग अलग है। पर अपन तो रहे जेई या आईआईटी के स्टूडेंट या क्लास 11 के स्टूडेंट, अपन को तो पढ़ना है फिजिक्स भाई साहब। जो फिजिक्स अपने भाई साहब है ना, लंबे बॉडी बिल्डर फिजिक्स भाई साहब, उनके हिसाब से अपन को पढ़ना है वर्क डन क्या होता है। आ जाओ दोस्तों। फिजिक्स भाई साहब के ओपिनियन से वर्क डन तब होता है व्हेन एफ मेक एस। बहुत मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखवा देते हैं फिर बोलते हैं इनको पढ़ लेना। नहीं भाई, अपन केवल
छोटी छोटी डेफिनेशन लिखाते हैं जो बच्चे के दिमाग में मेमोरेबल हो। भाई रट्टा मारोगे पूरी डेफिनेशन का, भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस 3 वर्ड याद रख लो, MNF मेक एस, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी हो और उस फोर्स के कारण अगर ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट कवर करा होगा या डिस्टेंस कवर करा होगा तो मैं कहूंगा उस ही फोर्स ने वर्क डन करा है। क्या हुई डेफिनेशन? व्हेन फोर्स मेक डिस्प्लेसमेंट इन अ ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी और उस ही फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट करा, मैं कहूंगा उस ही फोर्स ने वर्क डन करा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आपको क्वेश्चन में ये पक्का दिया गया होगा किस फोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है। समझो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा और आप फ्रिक्शन की वजह से निकाला है वर्क डन, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये पता लगाना है किस सोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है। समझ में आया? आ जाओ दोस्तों, मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लगी, पर फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करा। सुनना ध्यान से, फोर्स तो लगी पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा वर्क डन शुड बी नहीं, मस्ट बी 0। क्योंकि वर्क डन का मेन कॉन्सेप्ट ही है कि जब फोर्स क्या बनाए, डिस्प्लेसमेंट बनाए, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बना पा रही तो मैं कहूंगा वर्क डन 0 होगा, है ना, यानी वर्क डन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आ जाओ, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस केस में। अब वर्क डन का फॉर्मूला बनाते हैं। वर्क डन का किसी भी चीज का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है ना, तो उसकी डेफिनेशन में चल जाओ। उसकी डेफिनेशन में जो मेन वर्ड आ रहे हैं ना, वो तो उसके फॉर्मूले में आएंगे ही आएंगे। जैसे वर्क डन है, वर्क डन की डेफिनेशन में मुझे 2 मेन वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक F एंड एक S, यानी ये तो इसके फॉर्मूले में आएंगे आएंगे। इनका नोता तो बिल्कुल फिक्स है, इनका इन्विटेशन तो बिल्कुल फिक्स है। मुझे दिखाई दे रहा है फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो मैं कहूंगा यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा, है ना। रिलेट करो चीजों को, फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आ जाओ, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ बहुत 2 बड़े क्वेश्चन, मैंने यहाँ सीधे मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि यहाँ ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये लोग क्या है, ये लोग वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स को ना मैं सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इनके लिए एक स्पेशल मेथड होता है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट। और मैंने इनके सिर के ऊपर तीर क्यों लगाया है? ये लोग कोई शिकारी क्या, जो शिकार करने जा रहे हैं और भाई यूं यूं मारेंगे, ठीक है भाई। ये लोग शिकारी नहीं है, ये लोग वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स की एक खासियत होती है कि इनका ऑरा सेट करने के लिए ये लोग तीर लगा के रखते हैं खुद के ऊपर। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेक्टर्स को अपन कैसे डिनोट करते हैं? उनके सिर के ऊपर तीर लगाकर। आ जाओ दोस्तों, क्लियर हुआ? वर्क डन, जैसे ही ये डॉट हटेगा यहां मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार के लिए पॉज करता हूं मैं। सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था बीच में, इसलिए मुझे वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा। मैं कह रहा था जैसे ये डॉट हटेगा फॉर्मूले में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये तीर भी हट जाएगा। क्या कहा? जैसे ही डॉट हटा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डॉट भी हट जाएगा, और फॉर्मूले में जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फॉर्मूले में क्या तो cos थीटा आएगा, क्या तो sin थीटा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जैसे ही डॉट हटा ये तीर हट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और फॉर्मूले में क्या तो cos आएगा, क्या तो sin आएगा। अरे यार भाई साहब, दिमाग खराब कर दिया cos और sin। क्लास 10th में तो जो इन्होंने जीना हराम करना था ना अपन लोगों का यार, ट्रिग्नोमेट्री भाई। प्रूव दैट sec स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू cot थीटा अपॉन tan। अरे भाई दिमाग खराब कर दिया था यार, और जेई में भी दिमाग खराब करेंगे, पर मैं ऐसा होने दूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। आपको हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी देके समझाऊंगा आपको। तो इन लोगों की औकात नहीं है कि जो अपने आप अपन को डिस्टर्ब कर दे, अपनी कंसिस्टेंसी बना के देखेंगे अपन लोग। तो ये तो छोटे मोटे लोग हैं, इसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपने दुश्मन को अपन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए अपन अपने बंदे बचेंगे और पता लगाएंगे ये लोग कितने खतरनाक आदमी हैं। इनके नाम ही कितने खतरनाक है, एक बार सुन लो, कॉस और साइन। बेचारा यार सिंपल नाम ही रख देते हैं, राम, रामू, तो ऐसे नाम ही रख देते हैं। इतने यार कॉम्प्लेक्स नाम रखने की क्या जरूरत थी? पर फिर भी ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत बड़े गुंडे के अंदर में काम करते हैं। तो पहले अपन है ना इनकी जानकारी पता लगाते हैं, अपन अपने खबरी को फोन करते हैं। आ जाओ, टिंग। हाँ भाई,
कोस और साइन नाम के तो बंदे हैं, इनकी जानकारी पता लगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, खबरी को फोन कर दिया है, खबरी अपन को थोड़ी देर में इनकी पूरी खबर दे देगा। आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा थोड़ा छोटा मोटा आदमी है, तो इसको ना, इसके लिए अपन को बंदे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तो अपन अकेले ही दबोच लेंगे। आ जाओ दबोचे। थीटा क्या है? वर्कडन के केस में थीटा वो होता है जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके बीच का एंगल, यानी लगने वाले फोर्स एंड होने वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। आ जाओ, वर्कडन की यूनिट क्या होती है? वर्कडन की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है भाई। कम एग्जाम में जब भी आपको आंसर निकालना ना, फाइनल आंसर, तो उस फाइनल आंसर की बस चेक कर लेना ऐसा यूनिट क्या है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वेलोसिटी पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, वर्कडन पूछ रहा है, उनकी फाइनल आंसर में यूनिट अच्छे से चेक करना, लगा के आना, ठीक है ना। देखो ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। यहाँ पर बहुत तगड़ा अन्याय हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। और कॉस और साइन, इनकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है, तो मेरे पास बना न्यूटन मीटर। तो ये वर्कडन की ऐसा यूनिट क्यों नहीं है? ये अन्याय क्यों? ये अन्याय नहीं है दोस्तों, ये अन्याय नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी साइंटिस्ट किसी भी चीज को इन्वेंट करता था, डिस्कवर करता था, उस चीज की ऐसा यूनिट उस साइंटिस्ट के नाम पे रख दी जाती थी। अब ऐसा ही हुआ अपने प्यारे और बेचारे वर्कडन के साथ। वर्कडन को डिस्कवर करा एक साइंटिस्ट है जिनके नाम में आता था जूल, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पर इसकी ऐसा यूनिट रख दी गई जूल। क्लियर हुआ? तो न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट है। और 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं 1 जूल की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर के इक्वल, ठीक है। आ जाओ, वर्कडन की सीजीएस यूनिट क्या होती है? वर्कडन की सीजीएस यूनिट होती है मेरे पास अर्ग। और एक अर्ग के अंदर 10 की पावर, एक अर्ग के अंदर 10 की पावर -7 जूल होते हैं। समझ में आया? एमसीक्यू में पूछ ले सकता है क्लास 11 वालों, एक अर्ग के अंदर 10 की पावर -7 जूल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, अब मुझे बताओ दोस्तों, ये जूल और न्यूटन मीटर, समझो ये पेन है, इस पेन पे मैंने हल्का सा फोर्स लगाया और इस पेन ने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कवर करा, यानी इतू सी फोर्स में और इतू से डिस्प्लेसमेंट में भी 1 जूल से ज्यादा का वर्कडन हो चुका है। यानी ये जूल तो बड़ी छोटी यूनिट है। और जितना भी वर्कडन है, जो बड़ी बड़ी मशीनें वर्कडन करती है, तो यार वो उसका अमाउंट तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए अपन को एक वर्कडन की बड़ी यूनिट बनानी पड़ेगी, और वो बड़ी यूनिट होती है, या कमर्शियल यूनिट होती है, किलोवाट पर आवर। ये वॉट क्या होता है? ये वॉट पावर की ऐसा यूनिट होती है। अभी इसकी चिंता मत करो, अभी आप जब मैं पावर पढ़ाऊंगा ना आपको, तो इसका पूरा चिंता मत करो, क्लैरिटी दूंगा कि किलोवाट पर आवर होता क्या है। बस अभी ये याद रख लो, बस किलोवाट पर आवर वर्कडन की एक लार्ज यूनिट है, प्लस कमर्शियल यूनिट है वर्कडन की। आ जाओ, मैंने 4 यूनिट बताई आपको, 1 जूल और न्यूटन मीटर, ये बड़ी छोटी यूनिट है। और सीजीएस यूनिट, अरे बताइए, ये तो उससे भी छोटी यूनिट है। और सबसे बड़ी यूनिट जो लार्जेस्ट यूनिट है और कमर्शियल रूप में भी काम आती है वर्कडन को मेजर करने के लिए, वह किलोवाट पर आवर। आ जाओ, इतनी बात समझ भाई। अब वर्कडन का डायमेंशन क्या होगा? किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है, उसके फॉर्मूले में चल जाओ, उसके फॉर्मूले में जो जो चीजें आ रही हैं उनका डायमेंशन निकालो, फिर उनका डायमेंशन निकाल लिया, अब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, वो कर दो। जैसे कि वर्कडन का फॉर्मूला होता है मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस और साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकालो, इन दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई कर दो तो वर्कडन का डायमेंशन आ जाएगा। और कॉस और साइन, ये यार याद कर, क्लास 10 की यादों में जा, उन वाली यादों में चल जाना। उन वाली यादों में तो भाई ला 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 ला, नहीं उन वाली यादों में नहीं, क्लास 10 की यादों में जा। सोच, सर ने एक वर्ड कहा था, सर या मैम ने जब तुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो उन्होंने एक लाइन कही होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ डायमेंशनलेस थिंग, यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। तो ये साइन और कॉस और साइन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री तो है, जैसे साइंस में हो, पर है तो ट्रिग्नोमेट्री ना। इनकी पहचान, इनका कुल थोड़ी बदल जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री थे, ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री ही रहेंगे। तो ये लोग भी डायमेंशनल लेस है, इनका खुद का डायमेंशन नहीं है, तो वर्कडन का क्या खाक डायमेंशन बनाएंगे लोग? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपन वर्कडन का डायमेंशन निकालने के लिए इनको कंज्यूम नहीं करेंगे। बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन निकालो, ml, इसको ml और t की पावर -2,
डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है मेरे पास लेंथ, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन का डायमेंशन आ जाएगा, वो होता है ml स्क्वायर b की पावर -2। आप एक बार देख लीजिए, दिख रहा है पूरा, ये बोर्ड है। अभी तक पूरा समझा है, वो समझ में आया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब मेरा खबरी का फोन आ चुका है और उसने मुझे कॉस और साइन के बारे में बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि कॉस और साइन को समझने से पहले एक गुंडा है जिसके अंडर में दोनों काम करते हैं, तो उस गुंडे को समझने के लिए अपन को एक पूरी लंबी स्टोरी देखनी पड़ेगी। आ जाओ। उस गुंडे का नाम है, क्या नाम है उस गुंडे का? फोर्स। ठीक है, आप इस पूरी फोर्स की कहानी समझो। जब तक आप इस फोर्स को नहीं समझ पाओगे, इसके बंदों को भी नहीं समझ पाओगे आप कॉस और साइन को। आ जाओ। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स इक्वल होता है उस पे कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है प्लस उस पे कितनी वर्टिकल फोर्स लग रही है। इसको आप ऐसे समझो कि आपने 70 रुपए का बर्गर खाया प्लस 30 रुपए की कोल्ड कॉफी पी, तो मुझे बताओ आपका नेट खर्चा कितने का हुआ? सिंपल सा आंसर है, जितना बर्गर में खर्च हुआ प्लस जितना कोल्ड कॉफी में खर्च हुआ वही मेरा नेट खर्चा होगा। तो वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स इक्वल होता है उस पे कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है प्लस उस पे कितनी वर्टिकल फोर्स लग रही है। समझ में आया? आ जाओ। उसी प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने होने वाला नेट डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर होने वाला नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करा प्लस उसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करा। समझ में आया? नेट फोर्स किसके इक्वल होती है? हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस वर्टिकल फोर्स। नेट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों ही। जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। समझ में आ रहा है? और आप इस चीज को एक्सिस जानते हो, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, आप इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर मैं एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो एफ नेट किसके इक्वल होगा? एक्स एक्सिस के पर्सपेक्टिव से जितनी फोर्स लग रही है प्लस वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव से जितनी फोर्स लग रही है प्लस जेड एक्सिस के पर्सपेक्टिव से कितनी फोर्स लग रही है। समझ में आया? समझो ग्रे ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर इस केस की बात मैं करूं तो एफ नेट किसके इक्वल होगा? इस एक्स एक्सिस के पर्सपेक्टिव से जितना फोर्स लग रहा है प्लस इस वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव से कितना फोर्स लग रहा है प्लस इस जेड एक्सिस के पर्सपेक्टिव से कितना फोर्स लग रहा है, यानी एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड किसके इक्वल होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट की। और अगर मैं यही बात डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग करूं, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग में अगर यही बात करने की कोशिश करूं तो वही बात है, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा एक्स एक्सिस पे प्लस उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा वाई एक्सिस पे प्लस उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा जेड एक्सिस पे। इन तीनों का सम करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। आ जाओ। अब मैंने बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट पर होने वाला नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है? मैंने देखा था नेट फोर्स किसके इक्वल होती है? एफ एच प्लस एफ वी, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस वर्टिकल फोर्स। तो उसी प्रकार एफ नेट किसके इक्वल होगा? हॉरिजॉन्टल वर्क डन कितना हुआ है? हॉरिजॉन्टल कितना हुआ है? हॉरिजॉन्टल W प्लस वर्टिकल W। और आप चाहो तो इस ही बात को एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पे कितना वर्क डन हुआ प्लस वाई एक्सिस पे कितना वर्क डन हुआ प्लस जेड एक्सिस पे कितना वर्क डन हुआ, तो आ जाएगा एफ नेट के इक्वल। तो इजी कॉन्सेप्ट है, इतना समझ लिया? बस यही समझाना था मुझे आपको। अब चलते हैं, आ जाओ। इतना समझ लिया?
आ जाओ। मैंने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एफ नेट किसके इक्वल होता है, वो होता है एफ एच के प्लस एफ वी के, है ना। तो ये फोर्स है एफ नेट, चल जावे यार इसी वक्त कम मुझे भी इसको बताओ। तो ये एफ नेट है, ये फोर्स ये मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल फोर्स के इक्वल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना वो होती है कॉस, और जो वर्टिकल फोर्स लगती है वो होती है साइन। समझ में आया? यानी एफ नेट के अंदर, नेट फोर्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है वो होती है कॉस, और जो वर्टिकल फोर्स होती है वो होती है साइन। समझ में आया? तो मुझे बताओ कि मुझे पता था कि एफ नेट किसके इक्वल होता है, वो होता है एफ एच के यानी डब्ल्यू एच की, सॉरी डब्ल्यू नेट यानी नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है, हॉरिजॉन्टल कितना वर्क डन हुआ प्लस वर्टिकल फोर्स ने कितना वर्क डन करा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है, कॉस, वर्टिकल फोर्स कौन सी है, साइन। यानी ये दोनों जो भी वर्क डन करेंगे वो इक्वल होता है एफ नेट के। समझ में आया? यही समझाना था मुझे आपको, बस यही समझाना था आपको, बस समझ गए पूरी, बस समझो। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, कोई टीचर इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं इस चीज को। दोस्तों का फोन आता है, मैं बात लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं किस बेसिस पे कौन सा कंपोनेंट लूंगा, आ जाओ। किसी का फोन आ गया था इसलिए मुझे वीडियो कट करनी पड़ी। दोस्तों आ जाओ, ठीक है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा है यूं। अब मुझे बताना है कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी थी और उसी फोर्स के कारण अगर ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा है, तो इस केस में मैं कॉस लूंगा या साइन लूंगा। मुझे पता था फॉर्मूले में क्या तो कॉस आएगा या तो साइन आएगा, तो पता लगाना है कॉस आएगा या साइन आएगा, कौन सा कब आएगा। आ जाओ। पहली बात, मेरा पहला काम ये होगा, मुझे ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल का नाम दे दो कॉस, वर्टिकल का नाम दे दो साइन। मुझे चेक करना है कौन सी वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। जो भी जिस भी कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों क्या है, ये कॉस और साइन, ये लोग कंपोनेंट ही तो है फोर्स के। तो मुझे चेक करना है कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा मैं वो वाला कंपोनेंट ले लूंगा फॉर्मूले में। समझ में आया आपको? मुझे दिख रहा है फोर्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो मुझे चेक करना है कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैं यहाँ पर cos थीटा लूंगा। इस केस में रख देंगे फॉर्मूले में। आ जाओ, समझ में आया? जैसा डिस्प्लेसमेंट है वैसा कंपोनेंट ले लो। आ जाओ। अब आओ दोस्तों, मैंने जो पढ़ाया था आपको, ये तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ये क्लास 9 के लेवल के पर्सपेक्टिव से सही था, पर अब आप जेई में आ चुके हो, क्लास 11 में आ चुके हो, आईआईटी कर रहे हो, तो यार इस कॉन्सेप्ट की आपके पेपर में धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं साफ कहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बस बच्चों के लेवल का था। आप नॉर्मल क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, पर एडवांस लेवल के मेन क्वेश्चन, जेई मेन के क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर सकते हो भाई, ये इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी वहां। आ जाओ, समझो 90% क्वेश्चनों में मैं cos थीटा इस्तेमाल में करता हूं और 10% क्वेश्चनों में मैं sin थीटा इस्तेमाल में करता हूं। यानी आपको ध्यान ये रखना है, ज्यादातर क्वेश्चनों में अपन cos लेंगे और कम क्वेश्चनों में अपन sin लेंगे। तो आप मैं पता लगाएंगे कब cos लेंगे और कब sin लेंगे। आ जाओ, समझो ये फोर्स है, ये फोर्स किसी, अबे यार मार कर खत्म हो रहा है तू, ये फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है। समझ में लिखा है? मुझे बताओ, ये फोर्स की वाली लाइन है, ये फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है। अब ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एक सिंगल लाइन है, चाहे से ये पर्टिकुलर एंगल पे लग रही होगी,
पर इसे एंगल फॉर्म करने के लिए एक दूसरी लाइन की जरूरत है ना, बिल्कुल है। तो समझो एक लाइन है जो उसके साथ एंगल फॉर्म कर रही है, और ये जो लाइन जिसने फोर्स के साथ एंगल बनाया है वो होती है कॉस, और जो एंगल बन रहा है इनके बीच में उसके अपोजिट जो होगा वो होगा साइन। समझ में आया? यानी जब भी फोर्स के साथ जो भी एंगल बनाएगा, फोर्स के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो होता है कॉस, और फिर जो एंगल बन रहा है उसके अपोजिट जो होगा वो होता है साइन। आया समझ में? इसलिए यही तो मुझे बताना था आपको। समझ में आ रहा है? तो जो भी फोर्स के साथ एंगल बनाता है वो होता है कॉस, और जो एंगल बन रहा है उसके अपोजिट जो होगा वो होता है साइन। तो मुझे बताओ, तो मुझे इतना बात समझ में आ गई, जो भी फोर्स के साथ एंगल बनाएगा तो वो तो कॉस होगा, और मैं इसलिए ज्यादातर फॉर्मूलों में कॉस को समान करता हूँ, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में फोर्स के साथ एंगल जो बनाएगा वो कॉस होता है, और कॉस ही अपन फॉर्मूले में लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? कब कॉस लेंगे? फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है वो कॉस होता है। समझ में आया? आ जाओ, अब मुझे समझना है। समझो ये फोर्स है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग तो रही है, पर मुझे बताओ इस फोर्स के साथ तो बहुत सारी लाइनें एंगल बना रही हैं। इस फोर्स के साथ तो यू भी एंगल बन रहा है, 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 यू भी एंगल बन रहा है। तो इस फोर्स के साथ तो बहुत सारी लाइनें एंगल बना रही है। पहली बात, ये सारी लाइनें क्या हैं? ये सारी लाइनें कॉस हैं। क्यों है कॉस? कि सभी फोर्स के साथ एंगल बना रही हैं, ठीक है? अब देखो मैं कब कौन सा कॉस लूंगा, समझना। जो भी कॉस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा मैं वो वाला कॉस फॉर्मूले में लूंगा। समझ लो, डिस्प्लेसमेंट यू है ना, तो मैं ये वाला कॉस फॉर्मूले में लूंगा। डिस्प्लेसमेंट यू है तो मैं ये वाला कॉस फॉर्मूले में लूंगा। डिस्प्लेसमेंट यू है तो मैं ये वाला कॉस लूंगा। डिस्प्लेसमेंट यू है तो मैं ये वाला कॉस लूंगा। और अलग अलग कॉस के साथ थीटा की वैल्यू बदलती जाती है। समझ में आ रहा है? थीटा क्या था? लगने वाले फोर्स एंड होने वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यानी अलग अलग कॉस थीटा के पर्सपेक्टिव से थीटा की वैल्यू बदल जाती है। ओके, आ जाओ। अब मुझे पता चल चुका है कि मैं कॉस कब लूंगा? जब कॉस क्या बनाए? फोर्स के साथ एंगल बनाए, तो मैं कहूंगा मैं कॉस को मैं फॉर्मूले में लेने वाला हूं। आ जाओ, मैं क्लियर हुआ दिमाग में? कॉस कब लेंगे? जब कॉस वाला कंपोनेंट फोर्स के साथ एंगल बनाता है। जो आपको बस दिमाग में ये फिट कर लो, जो भी एंगल बनाएगा वो कॉस होगा, और जो एंगल बनेगा उसके अपोजिट साइन होगा। अब मुझे चेक करना है मैं कब साइन में लूंगा, कब साइन काम में लूंगा। मुझे पता चल चुका है 90% क्वेश्चनों में मैं कॉस लूंगा काम में, पर बचे 10% क्वेश्चन है, उन 10% क्वेश्चनों में साइन काम में आएगा। तो साइन कब काम में आएगा? समझो, जब भी फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगती है ना, समझो कोई फोर्स ही नहीं, कोई और वेक्टर हो, जब भी कोई भी वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगता है और फिर उस वेक्टर की वैल्यू मैं उस एंगल के पर्सपेक्टिव से निकालता हूं, इस प्रोसेस को मैं कहता हूं वेक्टर रिसोल्यूशन। यानी जब भी कोई वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगता है और फिर उस एंगल के पर्सपेक्टिव से उस वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, तो उसको मैं कहता हूं वेक्टर रिसोल्यूशन। और इसी ही वेक्टर रिसोल्यूशन के केस के अंदर मैं क्या काम में लेता हूं? साइन काम में लेता हूं। जब भी आपको दिख जाए फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है, तो फोर्स के साथ आपको हमेशा साइन थीटा काम में लेना है। आ जाओ, समझो, इतनी बात समझ में? आओ, तो मुझमें यहाँ पर एक शायरी बहुत शूट करती है, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कॉस नहीं, वहां साइन काम में आते हैं। इतनी बात समझ में? तो ये मैंने कुछ पढ़ाया आपको साइन और कॉस के बारे में। आई होप आपको साइन और कॉस के बारे में कोई दिक्कत, कोई आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कॉस और साइन के बारे में। आ जाओ, अब मैं बात करने वाला हूं कॉस और साइन थीटा। इनमें कॉस और साइन थीटा और कॉस थीटा, इनके कुछ डिफरेंट वैल्यूज। दोस्तों अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कॉस और साइन थीटा की कुछ डिफरेंट वैल्यूज, जिसमें थीटा क्या था? लगने वाले फोर्स एंड होने वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल की कुछ डिफरेंट वैल्यूज पढ़ाने वाला हूं। जब भी अपन कॉस लेंगे तो किस कॉस की कब कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले आज बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा में जब थीटा 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू मैं फॉर्मूले में लूंगा पूरे की 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मैं फॉर्मूले में लूंगा
√3/2 cos 60 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू नोट करना, 60 नहीं 45 की वैल्यू मैं लूंगा 1/√2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू मैं फॉर्मूले में लूंगा 1/2 और cos 90 की वैल्यू में लूंगा 0 और cos 180 की वैल्यू में वैल्यू लूंगा -1। दोस्तों जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है इस जेईई के पीवाईक्यू में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो थीटा ना, थीटा की वैल्यू आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही दी जाती है। समझ में आ रहा है? जितनी भी थीटा की वैल्यूज होती है ना, वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दी जाती हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाती। हाँ बस एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो 180 डिग्री, जो बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी वरना सारी वैल्यू थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करती है। समझ में आया? यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती थीटा की कभी। ठीक है दोस्तों, आ जाओ आ जाओ, इतना बात समझ में आई? याद रखना है ना, कॉस ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। आ जाओ, इतनी बात समझ में आई? उसमें डाल देते हैं, नोट कर लिया क्या? आप नोट करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो, कुछ ही गिनी चुनी तो वैल्यू है बस। अब दोस्तों साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा मैं कब काम में लेता हूं? जब वेक्टर सॉल्यूशन का केस होगा। इतनी बात याद है ना? आ जाओ, साइन थीटा में जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मैं इस पूरे की वैल्यू 0 पुट करूंगा। साइन 30 की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1/2 और साइन 45 की वैल्यू मैं लूंगा 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू मैं लूंगा √3/2। साइन 90 की वैल्यू मैं फॉर्मूले में लूंगा, इस साइन 90 को मैं लिख सकता हूं साइन π/2। क्या बात रहे हो? ये बताऊंगा इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। इस दोनों की वैल्यू साइन π/2 और 90 की वैल्यू सेम होती है, वो होती है 1। आ जाओ, और साइन 180 की वैल्यू, इस साइन 180 की जगह अगर आपको ये भी दिख जाए ना साइन पाई, तब आप इसको, इस दोनों की वैल्यू आप लेंगे 0। यहां पर π/2, पाई तो एक इरेशनल नंबर है, ये कहां से आ गया? पाई यहाँ पर π/2, पाई इन सब की वैल्यू है रेडियन के अंदर, और रेडियन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए समझाता हूँ। कर्व मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। आ जाओ, कर्व मोशन के अंदर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आ जाओ, ये वैल्यूज याद है ना आपको? आप देख लेना, बस कुछ गिनी चुनी वैल्यूज है। रेडियन क्या होता है? रेडियन एक एंगल को मेजर करने की यूनिट है। डिग्री के अलावा एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? रेडियन। एक सर्कल है, जब इस सर्कल की रेडियस के लेंथ के इक्वल एक आर्क ली जाती है, और ये आर्क जो रेडियस पे एंगल बनाती है ना, वो जो एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है 1 रेडियन। यानी जब सर्कल के अंदर रेडियस की लेंथ के लगभग या इक्वल एक आर्क ली जाती है, और वो जो आर्क रेडियस पे एंगल बनाती है, वो एंगल की वैल्यू होती है 1 रेडियन। और इस 1 रेडियन की वैल्यू हर सर्कल के अंदर सेम होती है। यानी हर सर्कल के अंदर जब आप उसकी रेडियस के इक्वल एक आर्क लोगे, और वो जो आर्क रेडियस पे एंगल बनाएगी, उसकी वैल्यू होती है 1 रेडियन हर सर्कल के अंदर। इसकी वैल्यू हर सर्कल के अंदर सेम होती है। आ जाओ, अब समझना, इतनी बात समझ में आई? बस रेडियन नहीं करता, अब समझो अब आप बात को। इतना ही ना रेडियन के अंदर, ज्यादा कुछ आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। रेडियन के अंदर आ जाओ, समझो एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक एंगल, एक रेडियस है, और एक रैंडमली मैंने एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से ना एक रेडियस पे एंगल बना दिया। मैंने ऐसे नहीं कहा कि एंगल रेडियन के अंदर है, या इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है, नहीं, मैंने एक रैंडमली एक एंगल बना दिया सर्कल के अंदर। ठीक है, अब समझना, जैसे जैसे मैं इस आर्क की लेंथ बढ़ाते जाऊंगा, क्या ये एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी? क्या इस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं एंगल किसके प्रोपोर्शनल है? एंगल प्रोपोर्शनल है आर्क की लेंथ के। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट आर्क। बस बात खत्म। क्या दोस्तों,
इस फॉर्मूले से आप कोई भी एंगल है, अगर उसकी वैल्यू आपको रेडियन के अंदर दे रखी है तो आप उसे डिग्री के अंदर निकाल सकते हो, और अगर कोई एंगल है जिसकी वैल्यू आपको डिग्री के अंदर दे रखी है तो आप उसे रेडियन के अंदर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। समझ में आया? आ जाओ समझो, समझना। मैं चाहता हूं 1 रेडियन की वैल्यू मैं डिग्री के अंदर निकालना चाहता हूं। तो गलती से कुछ वीडियो अटक गई थी, है ना? समझो, मैं चाहता हूं 1 रेडियन की वैल्यू मैं डिग्री के अंदर निकालना चाहता हूं। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास? एंगल किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है कांस्टेंट और आर्क के लेंथ के। तो यहां पर 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट और आर्क की लेंथ के इक्वल। और मुझे बताओ, जब मैं एंगल को रेडियन के अंदर लेता हूं और स्पेशली 1 रेडियन के केस के अंदर आर्क की लेंथ किसके इक्वल होती है? रेडियस के लेंथ के इक्वल होती है। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कांस्टेंट और रेडियस की लेंथ। आ जाओ, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। आप समझो, ये सर्कल है, इस सर्कल पे समझो एक एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, एक आर्क है, एक उस आर्क की वजह से 180 डिग्री का एक एंगल बन रहा है सर्कल के अंदर। अब समझो, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं इस 180 डिग्री की वैल्यू किसके अंदर चाहता हूं? रेडियन के अंदर चाहता हूं। तो आ जाओ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा कांस्टेंट और आर्क के लेंथ के। मुझे बताओ, यहाँ जो आर्क बन रही है ना एंगल की वजह से, क्या वो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है? बिल्कुल है। और सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है पाई आर। तो लिख दो कांस्टेंट और पाई आर, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। और अब सिंपल इक्वेशन नंबर 2 के अपॉन में इक्वेशन नंबर 1 ले आओ। आ जाओ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस साइड कौन है? 1 लिख दो। इस साइड कौन है? कांस्टेंट। इस साइड कौन है? यहाँ पर कांस्टेंट और पाई आर। और इस साइड कौन है? इक्वेशन नंबर 1 के कांस्टेंट और आर लगा दो उसके अपॉन में। कांस्टेंट से कांस्टेंट उड़ गया, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से 180 आएगा ये। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। और ये जो वैल्यू है वो रेडियन के अंदर है। समझ में आया आपको? तो मैंने यहाँ ये पाई है इर्रेशनल नंबर काम नहीं कर रहा, ये पाई है न्यूमेरिकल काम नहीं कर रहा, एक नंबर की तरह काम नहीं कर रहा, ये एंगल की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? और उस एंगल की वैल्यू किसके अंदर है? रेडियन के अंदर है। समझ में आ रहा बात को? तो ये बात थी बस। अब समझो, मैं चाहता हूं 90 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, 90 डिग्री की वैल्यू। 90 किसका हाफ होता है? 180 का हाफ होता है। इसका अपॉन में 2 कर दो, इसके अपॉन में भी 2 कर दो। ये हो जाएगा 90 किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 2 के। हेंस प्रूफ। आ जाओ, अब चलो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉर्डर की तरफ। इतना समझ में आया आपको? आ जाओ, टाइप्स ऑफ बर्डन। बस 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। 5 मिनट के अंदर खत्म करा दूंगा, मेरी गारंटी। आ जाओ, 5 मिनट के अंदर आ जाओ। पूरा फोकस बस इधर रखना अब आप। वर्कडन 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्कडन की। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, थका थोड़ी है, अभी तो थकाने की कोई चीज ही नहीं हुई। कोई मैंने इतना हार्ड कॉन्सेप्ट अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं, कुछ आप थक जाओ यार। पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्कडन की। जब पॉजिटिव वर्कडन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो? सेम डायरेक्शन में हो, आर इन सेम डायरेक्शन। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैं कहूंगा सीधे देख के एक पहचान लेना, वर्कडन शुड बी नहीं मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है? और ऐसे केस में जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होंगे तो ऐसे केस में थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं, थीटा 0 हो जाएगा तो वर्कडन शुड बी नहीं मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है? और अगर थीटा क्या है? थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो मैं कहूंगा वर्कडन तब भी पॉजिटिव होगा। ठीक है? समझो फोर्स लग रही है यूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूं, तो इनका बीच का बनने वाला एंगल थीटा वो क्या है? एक एक्यूट है, तो मैं कहूंगा ये क्या है?
ये वर्क डन पॉजिटिव है। एक्यूट एंगल जानते हो ना, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करती हो। आ जाओ, इतनी बात समझ में आई। और अगर क्लास 11th में हो ना, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ ले कि थीटा की वैल्यू 270 से बड़ी है तो बताओ वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन तब पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? अगर थीटा की वैल्यू अगर 270 से बड़ी है और 360 से छोटी है तो कह देंगे ना, सीधे कह देना वर्क डन पॉजिटिव आएगा। थीटा की वैल्यू 270 से बड़ी और 360 से छोटी तो वर्क डन पॉजिटिव। ये पूछता नहीं है, फिर भी अगर पता नहीं एमसीक्यू में पूछ ले तो आप चेक कर लेना। अब आ जाओ नेगेटिव वर्क डन तक। नेगेटिव वर्क डन में आ जाओ। वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे बंदूक लेके, तो मैं कहूंगा ऐसे केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। और ऐसे केस में जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो वर्क डन थीटा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आया? तो सीधा ये भी कह सकता हूं थीटा 180 है तो वर्क डन कैसा है? ऐसा है, नेगेटिव है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से भी बड़ी है, थीटा की वैल्यू 90 से भी बड़ी है, 180 से भी बड़ी है ना, 180 से बड़ी है पर 270 से छोटी है। यानी जहां थीटा की वैल्यू 90 और 180 से बड़ी है ना, तो मैं कहूंगा वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जहां थीटा की वैल्यू 270 से छोटी है तो कहूंगा वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ में आया? और जैसे थीटा 270 डिग्री के ऊपर पहुंचेगा वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है ना। 5 मिनट या कुछ सेकंड पहले ही बताया था, याद है ना? याद तो होगा ही, नहीं था ना याद? अरे याद रख। तो इतनी सी चीजें मत भूलेगा यार। तू पढ़ाकू बच्चा है यार, तू टॉप करेगा, मैं कह रहा हूं ना। अब आ जा, वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन आप 0 पढ़ने वाले हैं। मैंने शुरुआत में आपको कहा था फोर्स तो लगी पर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। फोर्स तो हुई पर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, तो मैं कह दूंगा वर्क डन कैसा होगा? 0 होगा। यानी व्हेन F didn't make S, यानी जब फोर्स क्या नहीं बना पाए? डिस्प्लेसमेंट नहीं बना पाए ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरे केस जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली लाई करेंगे, तो मैं कहूंगा थीटा कैसा होता है? ऐसे केस में 90 होता है। जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उनमें से कोई एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, तो मैं कहूंगा ऐसे केस में वर्क डन कैसा आता है? 0 आता है। समझ में आया आपको? आ जाइए। और अगर थीटा 270 है यानी उल्टा 90 डिग्री का एंगल, अगर आपको ऐसे उल्टा 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तब भी कह देना वर्क डन कैसा आएगा? 0 आएगा। इतनी बात समझ आई? तो ये था वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। बस जल्दी खत्म। मैंने देखो ये जो टॉपिक्स है ना, बड़े टीचर्स इनको बहुत देर में कंप्लीट कराते हैं। आधा घंटा 2 घंटे कंप्लीट कराते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको तो भाई मैं 5 मिनट में करा दिया। और ऐसा करा दिया कि कैसा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, आप देखते पहचान जाओगे कि वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। बस मेरी कोशिश यही है कि आपको रटवाऊंगा नहीं, मेमोरेबल ऐसी ट्रिक्स दूंगा जो मेमोरेबल हो। आ जाओ, आप पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन वर्क डन। आ जाओ, फिर लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद अपन आ जाएंगे फिर सर्कुलर मोशन वर्क डन। सर्कुलर मोशन चाहे से हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या वर्टिकल प्लेन में हो, वर्क डन बाय सेंटीपीटल फोर्स इज 0। वर्क डन बाय सेंटीपीटल फोर्स इज 0। समझ में आया आपको? ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर
है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटर से एक फोर्स आ रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन बोथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज जीरो। क्यों? ये फोर्स लग रही है ऐसे और हर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूं। तो इनके बीच का बनने वाला एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बनने वाला एंगल 90 है। थीटा 90 होते ही क्या हो जाता है, थीटा चाहे से उल्टा डिग्री का 90 डिग्री का एंगल हो या सीधा 90 डिग्री का एंगल हो, थीटा बस 90 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वर्क डन कैसा आएगा, जीरो आएगा। इसलिए वर्क डन कैसा होता है, जीरो होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस लास्ट में मैं सिर्फ आपसे दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, बस लास्ट के दो ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर मैं साइन थीटा काम में लूंगा या कॉस थीटा काम में लूंगा? सर्कुलर मोशन के अंदर समझना, सर्कुलर मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक जैसी होती है, समझ में आ रहा है? इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और आप कंफ्यूज मत होना, फिर मैंने यहाँ एरो क्यों बनाया था बार बार यूं यूं यूं, ये एरो मूवमेंट को दर्शा रहा था, ना कि डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, समझो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है। पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से वर्टिकल डायरेक्शन निकालो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो मैं सीधे तो पता लगा नहीं सकता कि कौन जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, उसको मैं फॉर्मूले में लूंगा। तो ऐसा अपन नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। क्या करें, फंस गए यहाँ तो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, जो भी फोर्स कॉस और साइन दोनों में से जो भी फॉर्मूले में जो भी वर्क डन के अंदर मदद करेगा मैं उसका नाम लूंगा। जैसे घर में होता है कोई फंक्शन है, जो भी घर का काम करेगा मम्मी उसे फंक्शन में लेकर जाएगी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर सीन है। अब मुझे चेक करना है इस ऑब्जेक्ट को हेल्प कौन कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, इन दोनों में से बढ़िया हेल्पर कौन है। आ जाओ, सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कॉस, ये हैज अ रेडियस और सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा है, हैज अ रेडियस एंड सेंटीपिटल फोर्स, तो इसका नाम है रेडियल कंपोनेंट। नाम पूछ लेते कभी काट दो, ध्यान रखना आप। ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो सर्कुलर मोशन के अंदर हैज अ रेडियस और सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ये तो होता है रेडियल कंपोनेंट। और मुझे बताओ, ये जो रेडियल कंपोनेंट है हैज अ सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और सेंटीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ फॉलो कराने में मदद करना। तो ये तो काम कर रहा है, तो कॉस पे लगा दो टिक। अब ये जो साइन है ना, साइन, इस साइन वाला कंपोनेंट ये हैज अ टेंजेंट काम कर रहा है ना, हैज अ टेंजेंट काम कर रहा है ना। और मुझे बताओ टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट ये जो कंपोनेंट है ना साइन, जो हैज अ टेंजेंट काम कर रहा है, इसका नाम है टेंजेंटियल कंपोनेंट। और मुझे बताओ टेंजेंटियल कंपोनेंट क्या करता है, अगर आपको बेसिक पता है तो टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेंटेन करता है सर्कुलर मोशन के अंदर। यानी यहाँ दोनों ही काम कर रहे हैं, एक तो वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एक मेंटेन कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ दोनों ही काम कर रहे हैं, इसलिए अपन इन दोनों का ही नाम लेते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए। आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन अपना लेक्चर एंड कर सकते हैं। तो आप ही मौज मस्ती करिएगा। इज थीटा इक्वल टू रेडियन? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर यस देते हैं वो लोग। हाँ भाई यस यस, भाई गलत है तुम्हारा आंसर यार। थीटा क्या है, एक एंगल। रेडियन क्या है, एक एंगल को मेजर करने की यूनिट। इसको आप इस तरह समझो, 17 मीटर है मेरे पास एक वर्ड, इसमें 17 मीटर के इक्वल थोड़ी होता है। 17 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर एक यूनिट है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे आते हैं। तो वैसे ही थीटा की यूनिट क्या होती है, थीटा की यूनिट होती है रेडियन, तो वो खुद थीटा के ही इक्वल कैसे आ सकती है। बस मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की जरूरत थी, समझ में आ रहा। किसी भी चीज की यूनिट
उस चीज के इक्वल कैसे आ सकती है? एक यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल नहीं आ सकती है। एक यूनिट हमेशा दूसरे यूनिट के ही इक्वल आ सकती है। हाँ, मैं कह सकता हूँ रेडियन डिग्री के इक्वल है, हाँ तब मैं कहता इसका आंसर यस होगा। क्यों? क्योंकि तब वहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती डिग्री के अंदर या रेडियन के अंदर जो 1 रेडियन या 1 डिग्री के इक्वल होती। तो समझना, एक यूनिट हमेशा यूनिट के इक्वल आ सकती है, कभी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के नहीं। समझ में आ रहा है? अब आओ बस दोस्तों लास्ट में अपना बस ये यहाँ तक था, बस सारे बेसिक मैंने क्लियर करा दिए आपके और इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने आपको। अब बस मैं आपको यही चीज चाहूंगा वर्क डन के पर्सपेक्टिव से आप हमेशा क्या करो, आप हमेशा ये पता लगाओ किस सोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? जिस भी फोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है उसी फोर्स के पर्सपेक्टिव से थीटा निकालो और वर्क डन पता करो। ठीक है? जैसे क्लास 9 या 10th में बहुत फेमस एग्जांपल था कूली वाला, वहां पर बच्चे बोलते थे वर्क डन इन कूलीज केस इज ऑलवेज 0। दोस्तों इसका आंसर गलत था। वर्क डन बाय ओनली कूली इज 0। वहां पर फ्रिक्शन भी लग रहा था उस टाइम पर। समझ में आ रहा है? एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही होती हैं, तो उससे आपको पता लगाना चाहिए कि किस फोर्स के पर्सपेक्टिव से वर्क डन पूछा जा रहा है। हर फोर्स के पर्सपेक्टिव से थीटा अलग अलग होता है। तो वहां पर जो कूली के केस के अंदर जब वो सिर के ऊपर अपना सामान लेके चल रहा था, वहां फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी और थीटा 180 डिग्री था। ये कूली चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था यूं, फ्रिक्शन लग रही थी यूं, 180 थीटा 180 हो गया था और वर्क डन नेगेटिव हो गया था। तो वहां पर वर्क डन बाय कूली, वहां पर वर्क डन बाय कूली एंड ग्रेविटी इज 0, ना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 नहीं था, वर्क डन बाय कूली और ग्रेविटी 0 था। और अगर कूली सिर के ऊपर सामान लेके चल नहीं रहा पर उठा रहा है सामान लेके ऊपर उठा रहा है, ऐसे केस में फ्रिक्शन नीचे लगेगी, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और ग्रेविटी भी नीचे लगती है तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी कैसे होती है? नेगेटिव था। और वर्क डन बाय कूली ने फोर्स लगाई ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ऊपर, तो वर्क डन बाय कूली कैसा होता है? वर्क डन बाय कूली भाई साहब अपना था 0। ठीक है? तो 0 का पॉजिटिव। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कूली ने फोर्स लगाया ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ऊपर, तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होते ही वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। बस बात करता हूं। और बस एक लास्ट चीज जो बची है बताने के लिए, कोई टीचर आपको इतना डिटेल पढ़ाना नहीं बेसिक्स की, बस मैं बेसिक पढ़ाना आपको इतनी डिटेल में कि आगे जाके एडवांस लेवल में आपको दिक्कत ना आए। समझो वेक्टर रिसोल्यूशन का केस है। वेक्टर रिसोल्यूशन का केस है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर बस इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट फिसल रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं साइन कौन सा है, कॉस कौन सा है? बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों, साइन कौन सा कॉस कौन सा है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ये होता है साइन क्योंकि ये वर्टिकल है, और ये होता है जो हॉरिजॉन्टल है तो ये होता है कॉस। अरे भाई मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको खुद के पर्सपेक्टिव से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं निकालना, ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकालना है। समझ में आ रहा है? तो इस ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से ये तो होती है हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट लूंगा फॉर्मूले में? साइन लूंगा, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में दिख रहा है। समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट मुझे बताना था आपको। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।